के साथ जागतिक अंतराल बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुखू सरकार में फिर नई ताजपोशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां ठाकुर केहर सिंह खाची को कैबिनेट दर्जा दिया गया है। वन विकास निगम में कैबिनेट रैंक उन्हें मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कैबिनेट रैंक के साथ वो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सुक्खू सरकार में एक और नई ताजपोशी हुई है। ठाकुर केहर सिंह खाची को कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। दरअसल उन्हें वन विकास निगम में कैबिनेट रैंक मिला है। कैबिनेट रैंक के साथ ही वो उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं ठाकुर केहर खाची। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ठाकुर केहर सिंह खाची को कैबिनेट का दर्जा मिला है। सुक्खू सरकार में एक और नई ताजपोशी हुई है। दरअसल कैबिनेट रैंक के साथ ही वो उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं और माना जाता है कि वो गांधी परिवार के भी करीबी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुक्खू सरकार में ठाकुर केहर सिंह खाची को कैबिनेट का दर्जा मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां वन विकास का कैबिनेट रैंक उन्हें दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट रैंक के साथ ही वो उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं और गांधी परिवार के भी करीबी माने जाते हैं ठाकुर केहर सिंह खाची। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वन विकास निगम में कैबिनेट का रैंक ठाकुर केहर सिंह खाची को दिया गया और इसी के साथ वो उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। दरअसल ठाकुर केहर सिंह खाची गांधी परिवार के भी करीबी माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। तो वहीं मोदी कैबिनेट 3.0 में जेपी नड्डा ने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली है। जेपी नड्डा दूसरी बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं जेपी नड्डा का राजनीतिक सफर। तो जगत प्रकाश नड्डा ने 1978 में एबीवीपी से जुड़कर राजनीति की शुरुआत की। 1991 से 1994 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पत्नी मल्लिका नड्डा भी 1999 तक एबीवीपी में रही। 2014 में मोदी सरकार में बनने से पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। 2012 और 2018 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। जेपी नड्डा पहली बार 1993 में हिमाचल प्रदेश से विधायक चुने गए। 1994 से लेकर 98 तक राज्य विधानसभा में पार्टी के नेता रहे। 1998 में जेपी नड्डा फिर विधायक चुने गए। इस बार उन्हें स्वास्थ्य और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 2007 में उन्हें फिर से चुनाव जीतने का अवसर मिला। प्रेम कुमार धूमल की सरकार में मंत्री बने। वन, पर्यावरण, विज्ञान व टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री बने नड्डा। 2020 में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2022 में कार्यकाल बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया। तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी है। जहां एक और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वहीं उनके मंत्रिमंडल में जगत प्रकाश नड्डा को भी जगह मिली है। जगत प्रकाश नड्डा के केंद्रीय मंत्री बनने पर उनके गृह जिला बिलासपुर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला है और जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बम पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी है। बिलासपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज बड़े हर्ष की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। मैं आदरणीय मोदी जी को अपनी ओर से और पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे जिला से संबंध रखने वाले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, जिसके कारण पूरे जिला में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के अंदर आज एक खुशी का माहौल बना हुआ है।
और चलिए रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सराज घाटी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है इस वक्त की। ये बड़ी खबर, अहुण नाले में श्रद्धालुओं की कार गिरी, हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 5 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। मां शिकारी देवी के मंदिर ये परिवार जा रहा था और जिसके बाद अब घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सराज घाटी में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। अहुण नाले में श्रद्धालुओं की कार गिरी, घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में पति पत्नी की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मां शिकारी देवी के मंदिर ये परिवार दर्शन करने के लिए जा रहा था और इस दौरान ये हादसा सराज घाटी के पास हुआ है। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले की आगामी जांच भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस हादसे में पति पत्नी की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। सराज घाटी में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ चुके। धर्मवीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है और कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे? जी, जागृति बात करें तो कल दोपहर बाद यह घटना सामने आई है और सराज घाटी में यह घटना सामने आई। बक्सियाड़ में जो है दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें जो गाड़ी बताई जा रही है बिलासपुर की गाड़ी थी और इसमें 7 लोग सवार थे, जिसमें जो पति पत्नी दंपत्ति की मौत हो गई है। वहीं 5 लोग जो है गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं। शिकारी देवी जाते हुए इनके साथ ये हादसा हुआ है। अहुण नाला जगह जो बताई जा रही है, वहाँ इन श्रद्धालुओं की जो है गाड़ी लुढ़क गई है और यह लोग जो है शिकारी देवी में जो है दर्शन करने के लिए जा रहे थे। फिलहाल जो है पुलिस ने सब जो है पोस्टमार्टम के बाद जो है परिजनों को सौंप दिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। अगर वहीं बात करें जहाँ पे यह हादसा हुआ है तो सराज घाटी की जो सड़कें हैं वो थोड़ी संकरी सड़कें हैं, जिस पर बताया जा रहा है कि इन संकरी सड़कों पर ही जो है ये हादसा जो है पेश आया है। जी बिल्कुल धर्मवीर, इस पूरी घटना की जांच पुलिस ने भी शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है? जी, पुलिस की तरफ से भी जो है आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है मामले में और जो सब है और जो उसके इस घटना में घायल हुए हैं उन घायलों को भी जो प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय बक्सियाड़ में लाया गया है, जिसके बाद जो है उनकी जो है गंभीर हालत को देखते हुए नेरचौक मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफर कर दिया गया है और जहां इनका उपचार जारी है और पुलिस के द्वारा भी जो है आगामी जो कार्रवाई इस मामले में की जानी है उसको जो है किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर मंडी से। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 1 जून से शुरू हुए T20 विश्व कप के लिए सभी टीमों ने ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता जी के दर्शन किए। बता दें कि अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में माता के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। इसके साथ ही मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं की भीड़ पर नियंत्रण बढ़ाए रखा। तो वहीं मंदिर के मुख्य द्वार की ओर जल की व्यवस्था भी की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर के नैना देवी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी 3.0 कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली है, जिससे उनके गृह जिला बिलासपुर में भी जश्न का माहौल बना हुआ है। तो वहीं जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने
बम पटाखे फोड़ और मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी है। थर्ड बटालियन पंडोह के मैदान में क्रिकेट पिच का निर्माण किया जा रहा है। इस पिच को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत बीसीसीआई की देखरेख में बनाया जा रहा है। थर्ड बटालियन पंडोह के कमांडेंट आईपीएस भगत सिंह ठाकुर ने इस पिच के निर्माण की जिम्मेदारी उठाई है और साथ ही पिच निर्माण के लिए अलग से धन की स्वीकृति भी करवाई गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मंडी की। क्रिकेट की हम जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक स्टैंडर्ड एक अप्रूव्ड क्वालिटी की जो पिच है हम वो बना रहे हैं। उसका प्रैक्टिस एरिया भी बना रहे हैं जिसको बीसीसीआई के जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उनकी देखरेख में बन रही है, ताकि बनने के बाद इस्तेमाल भी अच्छे से हो और साथ के साथ उसमें सर्टिफिकेशन भी हमारी इसके साथ ही हो जाए, जिसका काम आप देख रहे हैं कि अभी चल रहा है। और हमारा सारा जो मटेरियल है वो बिल्कुल आ चुका है और वो तैयार हो चुका है। उसकी छिनाई होगी, उसकी तोड़ तड़ाई हो गई और बाकी जो सैंड और मिट्टी जो क्ले है जो स्पेशली भिवानी से आई है, करीब करीब 3000 क्यूबिक फुट मिट्टी आई है, वो सब यहाँ पर तैयार है। और हम वेट कर रहे हैं हमारे जो एक्सपर्ट है HPCA के जो क्यूरेटर है उनका आने पे हम इसको ले कर देंगे। जहाँ तक लागत की बात है, अभी इस पे हमारा करीब करीब 5 लाख रुपए खर्च हो चुका है, जिसमें मेन जो कॉस्ट कंपोनेंट है वो क्ले का है और मुझे लगता है कि 3-4 लाख रुपए अभी और भी इसमें खर्च होने की संभावना है। तो वहीं मंडी में 27 से 30 जून तक हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस फेस्ट में मशहूर फिल्म हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। बॉलीवुड फिल्म निदेशक पवन कुमार शर्मा ने इस फेस्ट की जानकारी देते हुए बताया कि चकाचौंध की इस दुनिया में नशे के साथ अन्य कुरीतियां तेजी से अपने पैर पसार रही हैं। इन कुरीतियों को जड़ से खत्म करने और साथ ही युवा पीढ़ी और समाज को साहित्य के साथ जोड़ने के लिए फिल्म फेस्ट के जरिए एक पहल उनकी ओर से की जा रही है। बहुत सा पता चला है कि यहाँ पर बहुत से अभी थोड़ा बहुत धीरे धीरे बच्चे एक अलग दिशा में भी जाने लगे हैं, और चाहे वो नशे की है चाहे वो दूसरी आदतें हैं, तो उसको सब चीज़ों को ब्रेक करने के लिए एक साहित्य की तरफ जाने के लिए, कला के साथ रुचि रखने के लिए हम लोग 27 जून से हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं। तो हम लोग मिल करके इस 4 दिन का एक मेला कर रहे हैं यहाँ पर, जो सिर्फ फिल्मी मेला नहीं होगा, जिसके साथ साहित्य के ऊपर भी बातचीत होगी, जिसके साथ फिल्म मेकिंग के ऊपर भी बातचीत होगी, जिसके अंदर लिटरेचर पे भी बात होगी, और इसके अंदर हमारे साथ बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं। फिल्में सिर्फ नाच गाने तक सीमित ना होकर के बहुत कुछ दे के जाती है सोसाइटी को, और सोसाइटी को जागरूक करने के लिए अच्छी जो नेशनल अवार्ड फिल्में हैं, जिनको बहुत से अवार्ड मिले हुए हैं लेकिन कहीं भी कोई मंच नहीं मिलता है, कहीं भी उसको दिखाया नहीं जा सकता, तो वो मुद्दा जो है उसको बीड़ा जो है वो हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म, हिमाचल के मंडी शहर से हम लोग एक मूवमेंट को शुरू कर रहे हैं। नाहन के सीटू कार्यालय में मिड डे मील वर्कर्स के वार्षिक अधिवेशन का समापन हुआ। इस अधिवेशन में मिड डे मील वर्कर्स से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वहीं सीटू के जिला महासचिव आशीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिवेशन में न्यायालय के आदेशों के मुताबिक मिड डे मील वर्कर्स को 12 महीने का वेतन दिलाने को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। मिड डे मील नाहन जो नाहन ब्लॉक की ये एक अधिवेशन किया है, कन्वेंशन की है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि इनकी जो समस्याओं के बारे में चर्चा करना, और दूसरा नाहन ब्लॉक की जो कमेटी का हमने गठन करना है। आज इस जो हम अधिवेशन किया है इसमें काफ़ी चीज़ें चर्चा के बाद ये निकल रहा है कि मिड डे मील वर्कर्स की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी है, लेकिन मिड डे मील वर्कर एक उत्साहित भी है इस बात से कि अभी जो माननीय उच्च न्यायालय ने 12 महीने के वेतन की जो इनकी बात करी है, तो उसके विषय में भी चर्चा की है। अब हमारा ये चर्चा चल रही है कि पूरे देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर खासकर
पूरे हम राज्य में जैसे हमारी मीटिंगें होगी उस पर चर्चा कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र इनको जो 12 महीने का जो वेतन माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने डिसीजन दिया है उसको हिमाचल प्रदेश सरकार से हम लागू करवाने के लिए प्रयास करेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में वीकेंड पर पर्यटक गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शिमला में वीकेंड पर 70% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, लेकिन शिमला में पर्यटकों की आमद बढ़ने के साथ ही पर्यटकों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी दिनों में प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने की भी आशंका जताई है। गर्मियों के मौसम में एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी नजर आ रही है। बीते वीकेंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश के शिमला में खास तौर पर 70% के आसपास जो है ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है और ऐसे में जो पर्यटक हैं वो शिमला पहुंच रहे हैं। एक बार आप तस्वीरें देखिए रिज मैदान से, यहाँ पर जो है पर्यटक पहुंच रहे हैं। गर्मियों का मौसम है और ऐसे मौसम में पहाड़ों का रुख, सर्द मौसम, यहाँ के ठंडे मौसम का जो लुत्फ उठाने वो पर्यटक पहुंच रहे हैं। और क्राउड भी अच्छा है। फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, फिर बहुत अच्छा, बेस्ट है, जाम तो है। इससे सबसे अच्छी बात लगी मुझे यहाँ की बिल्डिंग्स और यहाँ का वेदर। हम अमृतसर में हैं, अमृतसर में इस वक्त 45 डिग्री टेम्परेचर है और अमृतसर के मुकाबले यहाँ पे बहुत बढ़िया वेदर है, बेस्ट वेदर है। और हम कुफरी घूमने गए हैं, जाकू गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या लोगों को आ रही है वो है जाम से, क्योंकि हमने जब पर्यटकों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है उत्तर भारत के मुकाबले वो बहुत सुहाना है और ऐसे में जो पर्यटक हैं वो शिमला पहुंच रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जैसे पर्यटकों की आमद बढ़ी है तो एक बड़ी समस्या जो है वो जाम की बनती हुई नजर आ रही है। लगातार हमने देखा कि पिछले कल यहाँ पर और आज में जो गाड़ियों का जो कतारें हैं वो सड़कों पर नजर आई है। तो ऐसे में एक जाम एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसके बावजूद जो पर्यटक हैं वो शिमला के कई इलाकों का जो है भ्रमण कर रहे हैं। खासतौर पर कुफरी, शिमला जैसे जो पर्यटन क्षेत्र है वहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर बात मौसम की करें तो यहाँ पर मौसम का क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि आज को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कुछ क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ तूफान की जो है एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन कल से एक बार फिर प्रदेश में जो है मौसम के साफ बने रहने का अनुमान है और आने वाले दिनों में जो मौसम है ये साफ बनता हुआ नजर आएगा और इसको लेकर आगामी कुछ दिनों में यहाँ पर हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर मौसम एक बार साफ रहेगा और ऐसे में निचले क्षेत्रों में यानी कि उत्तर भारत जैसे दिल्ली जैसे इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा और गर्मी बढ़ेगी। तो ऐसे में गर्मी बढ़ेगी तो खासतौर पर हिमाचल में एक बार फिर जो है पर्यटकों के अच्छी तादाद में आने की उम्मीद बन रही है। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में हमीरपुर के सौरभ शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। सौरभ शर्मा ने 2 प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया। साथ ही उनकी इस उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी का माहौल छाया हुआ है। अपने आप में को है सौरभ की अगर मेहनत देखूं तो मैं वो बहुत छोटे से जब वो 0 था तब से मेरे पास में आया था और देहरादून में हमने बहुत जमकर मेहनत की, लेकिन उसकी जर्नी में अगर देखा जाए तो जो हिमाचल पैरा स्पोर्ट्स है एथलेटिक्स पैरा एथलेटिक्स का जो जनरल सेक्रेटरी हैं ठाकुर साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। साथ ही जब उसके अगर पेरेंट्स की बात करूं तो उसके परिवार से हमेशा साथ मिला। सर मैं बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे लिए हमारा लड़का जो विदेश में देश के तिरंगा फहराया है और वहाँ भी उन्होंने झंडा गाड़ दिया हमारे भारत का। हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारा लड़का यहाँ तक पहुँचा। इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी प्राप्त पार किए। पहले स्टेट लेवल से खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेला, फिर नेशनल लेवल से खेला। उसके नेशनल लेवल में 7 मेडल लाए इसने, गोवा से, गुजरात से, बेंगलोर से, पूना से। खेलो इंडिया जवाहरलाल स्टेडियम में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। शानदार प्रदर्शन के बाद इसका सिलेक्शन जो है चेंज जो है इंटरनेशनल के लिए स्विट्जरलैंड में हुआ है। हम बहुत खुशी की बात है कि हमारा लड़का यहाँ पर पहुंचा। पहले तो मेरे को आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। जैसा आप सभी को पता है कि भारतीय पैरा एथलेटिक्स टीम
जो 6 से 8 जून के बीच होने वाली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स गेम जो नॉर्वे स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रही है उसके लिए रवाना हुई, जिसमें कि मेरा छोटा भाई सौरभ शर्मा भी गया था। और जैसा आप सभी को पता है कि उसका 5000 मीटर में गोल्ड मेडल आया था और उसने देश को पहला स्वर्ण पदक जिताया था 5000 मीटर में। और साथ ही साथ अभी मेरे को आपको बताते हुए ये फिर से खुशी हो रही है कि उसने देश को एक और स्वर्ण पदक जिता दिया है, वो है 1500 मीटर में। तो मैं चाहता हूँ पूरा देश उसको सेलिब्रेट करे, पूरा देश उसको कांग्रेचुलेट करे। तो वहीं हमीरपुर में आजकल बेहताशा गर्मी पड़ रही है और गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। आलम ऐसा है कि गर्मी पड़ने से लोग अपने घरों से बाजार का रुख तक नहीं कर रहे हैं और बाजार सूने पड़े हैं, जिससे दुकानदारों को भी मंदी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले कई दिनों से हमीरपुर में गर्मी से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और पारा 42 डिग्री के पार हो रहा है। हालांकि इससे पहले पारा 38 और 39 डिग्री तक ही रहता था, लेकिन अब दिन प्रतिदिन पारा बढ़ने से लोगों में भी हैरानी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से इतनी गर्मी नहीं पड़ी है। बुरा हाल है, टेम्परेचर समथिंग कोई 43-44 के करीब पहुंच गया है। किस तरह बच रहे हैं गर्मी से? गर्मी से तो पंखे भी लगाए हैं और हमने तो कूलर लगा रखा है इस बार तो, न तो हमने पंखे से गुजारा था, इस बार तो कूलर लगाना पड़ रहा है हमारे को। बाजार की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है जी, ग्राहक कोई नहीं है। 10, 11, 11:30 बजे तो कोई ग्राहक ही नहीं होता, बिल्कुल भी खाली बैठे हुए हैं। गर्मी को तो रहा मिलता है, इतनी गर्मी है कि इस साल का टेम्परेचर 42-43 तक 44 तक पहुंच चुका है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी गर्मी नहीं देखी थी। हर साल 35 तक टेम्परेचर था। इस गर्मी की वजह से 9-10 बजे के बाद बाजार में ग्राहक नहीं रहती, जिससे कि दुकानदारों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इस बार की देखिए, पिछले मुझे लगता है जहां तक मैं देखा कि पिछले 25-30 साल में जो गर्मी पड़ता था, इस साल की गर्मी जो है दिन और रात की फर्क है। अब मुझे लग रहा है कि इसमें एक पर्यावरण के साथ एक छेड़खानी का भी एक असर हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से जंगल में आग लग रहा है, जंगल को जलाई जा रही है और पेड़ों को काटे जा रहे हैं, एक भी पौधा लगाया नहीं जाता है, लगाया भी जाता है तो उसको संरक्षण के लिए भी हम आगे कोई कदम नहीं उठाते। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।